हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ के बारे में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। तो टॉपिक है हमारा आज का प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन, कि अगर हमें वेक्टर्स गिवन हो तो उनके जो एडिशन होगा वो किन किन प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा उसके बारे में स्टडी करेंगे। हमने पढ़ा था हमारे पास सपोज करो दो वेक्टर्स है, एक तो क्या है वेक्टर ए, दूसरा क्या है वेक्टर बी। दोनों का जो सम होगा दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो जो ये एडिशन है हमारा किन्हीं भी दो वेक्टर्स का, वो किन किन प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है ध्यान से देखेंगे सभी। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वेक्टर एडिशन की हमारे पास वो क्या है कि वेक्टर्स ऑफ सेम नेचर, वेक्टर्स ऑफ सेम नेचर अलोन कैन बी एडिड। फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास वेक्टर एडिशन की कि हम सिर्फ उन्हीं वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं जिनका नेचर हमारे पास क्या होगा, सेम होगा। अब इसके लिए एग्जांपल देखेंगे कि सेम नेचर का मतलब क्या है। सपोज करो मुझे गिवन है क्वेश्चन के अंदर कि किसी ऑब्जेक्ट पे दो फोर्स लग रहे हैं। पहला फोर्स तो ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है F1 इज इक्वल टू 2 न्यूटन, दूसरा फोर्स जो ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है दैट इज इक्वल टू 3 न्यूटन। हमें निकालना है टोटल फोर्स जो ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा। तो टोटल फोर्स कैसे निकालेंगे, F1 प्लस F2 से हम निकालेंगे एंड दैट इज इक्वल टू 5 न्यूटन। लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर ये तो देखो हमें क्या गिवन थे, दोनों फोर्स गिवन थे। टोटल फोर्स निकालने के लिए इंडिविजुअल फोर्स को हमने सिंपली क्या कर दिया, ऐड किया, तो वो क्या आ गया हमारे पास टोटल फोर्स। लेकिन बात आती है हमारे पास कि अगर एक तो हमें गिवन है वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की 3 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, और हम वेक्टर एडिशन की बात कर रहे हैं तो सिर्फ एग्जांपल वही कंसीडर करेंगे रिलेटेड टू वेक्टर्स। दूसरी क्वांटिटी हमें गिवन है वेक्टर क्वांटिटी फोर्स दैट इज 3 न्यूटन ले लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल के लिए। अब अगर हमें निकालना हो इन दोनों क्वांटिटीज का, वेक्टर क्वांटिटीज का एडिशन निकालना हो तो ध्यान से देखेंगे। ये तो क्या है मीटर पर सेकेंड, ये क्या है न्यूटन। वेलोसिटी के अंदर हम कभी भी फोर्स को ऐड नहीं कर सकते, सिर्फ वेलोसिटी में वेलोसिटी ऐड कर सकते हैं, फोर्स में सिर्फ फोर्स ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्या याद रखना है कि सिर्फ उन्हीं वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड हम करेंगे जिनका नेचर सेम है, दैट इज दोनों फिजिकल क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, आइडेंटिकल होनी चाहिए, उन्हीं को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। दूसरी जो प्रॉपर्टी है वेक्टर एडिशन की वो क्या है हमारे पास, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है हमारे पास, आप लोग इसके बारे में मैथ्स के अंदर भी पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए, दूसरा क्या है वेक्टर बी, तो अगर वेक्टर ए को बी में ऐड करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, अगर वेक्टर बी में किसको ऐड करेंगे, वेक्टर ए को। मतलब एग्जाम्पल क्या लेंगे, देखो इसको प्रूव करने के लिए अगर a प्लस बी प्लस ए के बराबर हो तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल क्या है, सपोज करो a क्या है, कोई फोर्स जिसकी वैल्यू वही ले लेते हैं कितनी, 2 न्यूटन। b भी क्या है, फोर्स जिसकी यूनिट कितनी है, 3 न्यूटन। तो अगर मैं a प्लस बी करूंगी दैट इज 2 में 3 को जोड़ूंगी और 3 को 2 में जोड़ूंगी, तो दोनों केसेस में आंसर कितना आया हमारे पास, सेम। कितना आया टोटल, 5 न्यूटन। तो ये प्रॉपर्टी जिसके अंदर a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होगा दैट इज कॉल्ड कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब
थर्ड प्रॉपर्टी हम पढ़ने जा रहे हैं वेक्टर एडिशन की। ये जो रूल्स है किसके लिए है? सिर्फ वेक्टर एडिशन के लिए हैं, आप लोग याद रखेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी मैथ्स के अंदर पढ़ेंगे आप लोग। जैसे कॉम्यूटेटिव तो क्या था, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए अगर होगा तो वेक्टर एडिशन क्या कहलाएगा? कॉम्यूटेटिव कहलाएगा। ऐसे ही एसोसिएटिव का मतलब देखेंगे, वेक्टर a प्लस वेक्टर b ब्रैकेट लगी है प्लस वेक्टर c इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस c। दोनों में क्या फर्क है हमारे पास? लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या है, पहले a और b का हम क्या करेंगे? एडिशन। उसके बाद जो रिजल्टेंट आएगा उसको ऐड कर रहे हैं किसके अंदर? c वेक्टर के अंदर। उसके बाद क्या है, अगर पहले लास्ट वाली दोनों वेक्टर्स को ऐड करेंगे फिर फर्स्ट में ऐड करेंगे तो भी रिजल्ट क्या आएगा? सेम। एग्जाम्पल ले लेते हैं हमारे पास a इज इक्वल टू 2 न्यूटन, b इज इक्वल टू 4c ले लिए हमने, तभी यूनिट क्या ले रहे हैं? न्यूटन। b इज इक्वल टू 3 न्यूटन एंड c इज इक्वल टू 4 न्यूटन। अब देखेंगे जब सिंप्लीफाई करेंगे, हमने पढ़ा हुआ है मैथ्स के अंदर छोटी क्लासेस में बोर्ड मास रूल, तो सबसे पहले क्या सोल्व होगी हमारे पास? ब्रैकेट सोल्व होगी। a की वैल्यू कितनी है? 2, b की वैल्यू कितनी है? 3 प्लस c कितना है हमारे पास? 4 इज इक्वल टू a 2 प्लस b 3 प्लस 4। अब ये जो आया इसके अंदर हम अप्लाई करेंगे बोर्ड मास रूल, दैट इज ब्रैकेट सबसे पहले सोल्व होगी। तो 2 प्लस 3 सबसे पहले सोल्व होगा, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 2 प्लस, अब यहाँ पे भी ब्रैकेट पहले सोल्व होगी, कितना आएगा? 3 प्लस 4 7, टोटल कितना आ गया? 9 इज इक्वल टू 9। तीनों क्या थे? फोर्स, तो आंसर क्या आएगा? न्यूटन। ये भी क्या है हमारे पास? इक्वल। तो इस प्रॉपर्टी को याद रखेंगे आप, अगर इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है कोई भी तो हमारे पास उसकी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्योंकि वेक्टर फॉलो कर रहा है तो वेक्टर की प्रॉपर्टी वेक्टर एडिशन क्या होगा? एसोसिएटिव होगा। ऐसे ही कॉम्यूटेटिव के लिए याद रखेंगे a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। थर्ड याद रखेंगे कि सिर्फ सेम नेचर के वेक्टर्स को हम ऐड कर सकते हैं। तो ये तो हमने पढ़ा वेक्टर एडिशन की प्रॉपर्टीज के बारे में। अब हम पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। सब्ट्रैक्शन of two वेक्टर्स। अभी तक हमने पढ़ा दो वेक्टर्स का एडिशन की, वेक्टर a था, दूसरा वेक्टर क्या था? वेक्टर b। दोनों को ऐड किया, हमें क्या मिला? a प्लस b। अब सपोज करो हमारे पास हमें सब्ट्रैक्शन करना है दो वेक्टर्स का, तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं? हमें माइनस का साइन लेकर आना है। तो एक तो हमने क्या ले लिया, कोई वेक्टर a सपोज करो इस डायरेक्शन में जा रहा है, किसी दूसरे वेक्टर को हमें a में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमने एक दूसरा वेक्टर लिया वेक्टर b, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या है? अपोजिट टू a। तो इसका मतलब वेक्टर b को सिर्फ वेक्टर b नहीं लिखेंगे, आगे कैसा साइन लगाएंगे? नेगेटिव साइन लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? कि ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है हमारे पास। तो अब देखेंगे सभी हमारे पास सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स का मतलब क्या है हमारे पास? एडिशन ऑफ वेक्टर a एंड नेगेटिव ऑफ vector b is called subtraction of two vectors। ध्यान से देखेंगे सभी,
अगर हम एडिशन करेंगे, किसका एडिशन करेंगे, हम वेक्टर ए का एडिशन करेंगे, किसके साथ करेंगे, वेक्टर बी के नेगेटिव के साथ करेंगे, तो हमें रिजल्टिंग क्या मिलेगा, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। देखेंगे सभी, वेक्टर ए को ऐड किया तो क्या आएगा, प्लस का साइन, किसके अंदर ऐड किया है हमने, नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी, क्या आ जाएगा, माइनस बी वेक्टर। दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, ब्रैकेट सोल्व होगी, क्या आ जाएगा हमारे पास, a माइनस बी, एंड दिस इज कॉल्ड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स और डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स। अब किसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, एडिशन की हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ subtraction of two vectors। सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी अपोजिट होंगी, सेम प्रॉपर्टी को ही डिस्कस करेंगे। वहां पे हमने पढ़ा था, अब देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो वही रहेगी कि हमने फर्स्ट वहां पे क्या पढ़ी थी, सेम नेचर को ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी क्या होगा, सब्ट्रैक्शन हम सिर्फ उन्हीं वेक्टर्स का निकाल सकते हैं जिनका नेचर क्या होगा, सेम। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो सेम रहेगी, नेचर कैसा होना चाहिए हमारे पास, सेम नेचर होना चाहिए। अब दूसरी प्रॉपर्टी हमने वहां पे क्या पढ़ी थी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव देखेंगे आप सब्ट्रैक्शन में फॉलो होगा कि नहीं होगा। अगर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसका मतलब क्या होना चाहिए था, वेक्टर a माइनस बी इज इक्वल टू वेक्टर b माइनस a। कोई एग्जाम्पल लेकर देखते हैं फिर से कि वेक्टर a क्या है, कोई फोर्स कितने न्यूटन का, 2 न्यूटन का। वेक्टर b क्या है, फोर्स कितने न्यूटन का, 1 न्यूटन का। ये ले लिया हमने, अब यहाँ पे पुट करेंगे a माइनस बी दैट इज 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 न्यूटन, एंड b माइनस a 1 माइनस 2 किसके बराबर आएगा, -1 न्यूटन। तो यहाँ से देखेंगे सभी, जब a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस a नहीं आया तो इसका मतलब वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे नहीं करता। वहां पे तो क्या था, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स ओबेज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ से हमने क्या निकाला कि जो सब्ट्रैक्शन होगा दो वेक्टर्स का, दैट डज नॉट ओबे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद है हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव देखेंगे आप सब्ट्रैक्शन में ओबे होगा कि नहीं होगा। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में क्या होगी, a माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू वेक्टर a माइनस ब्रैकेट वेक्टर b माइनस सी। फिर से ले लेते हैं, a की वैल्यू 2 न्यूटन, b की ले लेते हैं 3 न्यूटन, c की ले लेते हैं हमारे पास 4 न्यूटन, क्योंकि सेम नेचर होना चाहिए तो तीनों हमने क्या ले लिए, फिर से फोर्स ले लिए। अब तीनों को पुट करेंगे, a माइनस बी देखेंगे सभी कितना आएगा, 2 माइनस 3 माइनस सी कितना है हमारे पास 4 इज इक्वल टू a कितना है 2 माइनस 3 माइनस 4। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्या आएगा 2 माइनस 3, क्योंकि पहले बोडमास रूल के अकॉर्डिंग फिर से ब्रैकेट सोल्व होगी, तो 2 माइनस 3 इज इक्वल टू -1 माइनस 4 इज इक्वल टू 2 माइनस 3 माइनस 4 -1। सॉल्व करेंगे, -5 इज इक्वल टू 2 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 3। तो -5 3 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब जो सब्ट्रैक्शन है दो वेक्टर्स का वो एसोसिएटिव भी नहीं होगा। तो हमने क्या पढ़ा कि सब्ट्रैक्शन तो सेम नेचर का ही होगा, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में डिफरेंस क्या है कि एडिशन ने तो कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव को ओबे किया, लेकिन सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स एसोसिएटिव एंड कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे नहीं करता हमारे पास। देखेंगे एक बार सभी, आप अच्छे से देख लीजिए।
उसके बाद है हमारा एक और छोटा सा टॉपिक, दैट इज जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर, देखो क्या है जीरो वेक्टर, तो जीरो वेक्टर है तो ऊपर क्या आएगा हमारे पास, एक एरो हेड आएगा। जीरो वेक्टर का दूसरा नाम भी आप लोगों को पता होना चाहिए। दूसरा नाम क्या है जीरो वेक्टर का, दैट इज नल वेक्टर। ठीक है, तो जीरो वेक्टर क्या होगा हमारे पास, इस ऐसा वेक्टर एक जिसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर आएगा, जीरो के बराबर आएगा। तो ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, जीरो वेक्टर। दूसरा हम बोलते हैं कि जो जीरो वेक्टर है उसके डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं वर्ड आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। अब आप देखेंगे बुक्स के अंदर आपको लिखा मिलेगा जीरो वेक्टर इज ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो एंड डायरेक्शन इज आर्बिट्रेरी। तो यहाँ पे ये जो वर्ड है हमारे पास आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, इसका मतलब क्या है हमारे पास, अब क्योंकि वेक्टर है तो उसकी क्या होगी, कुछ लेंथ होगी वेक्टर की। जैसे वेक्टर ए था, इस डायरेक्शन में जा रहा था तो हमने ये क्या थी उसकी लेंथ। लेकिन जीरो वेक्टर है तो उसके पास हमारी कोई लेंथ तो नहीं होगी, नो लेंथ, लेंथ तो है ही नहीं उसकी, तो हमें नहीं पता कि ये जो वेक्टर है किस डायरेक्शन में जा रहा है, इधर लेफ्ट में जा रहा है, राइट में जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है, क्योंकि इसकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, नो फिक्स्ड डायरेक्शन। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, एक आर्बिट्रेरी डायरेक्शन बोलते हैं। किसकी है आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, जीरो वेक्टर की। तो आप लोगों को सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि जीरो वेक्टर क्या है हमारे पास, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड तो क्या है जीरो। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे उसको, जीरो के ऊपर क्या लगाएंगे वेक्टर, क्योंकि जीरो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा। कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, हमें नहीं पता किधर जा रहा है जीरो वेक्टर, क्योंकि उसकी कोई लेंथ ही नहीं है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन फॉलो करता है कौन, जीरो वेक्टर। दूसरा नाम क्या है इसका, नल वेक्टर। उसके बाद क्या है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज से पहले आप लोग एक एग्जांपल देख सकते हो। आप लोगों को डाउट हो रहा होगा कि जीरो वेक्टर का मतलब क्या है, तो उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। एग्जांपल क्या है हमारे पास, वेलोसिटी वेक्टर, ये एग्जांपल ले रहे हैं हम, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए स्टेशनरी object is a zero vector। जीरो वेक्टर का एग्जाम्पल क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, स्टेशनरी है, स्टेशनरी है तो इसका मतलब वो चला ही नहीं तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी, डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी तो वेलोसिटी कितनी आएगी उसकी, जीरो आएगी। इसीलिए जो वेलोसिटी वेक्टर होगा किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का, that will be a zero vector। अब डिस्कस करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज जीरो वेक्टर की। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करेंगे जीरो वेक्टर की, वो क्या है हमारे पास, अगर हम किसी वेक्टर के अंदर जीरो वेक्टर को ऐड करेंगे या जीरो वेक्टर को किसी वेक्टर में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो वो जो वेक्टर होगा वो चेंज नहीं होगा, कैसा रहेगा, अनचेंज रहेगा। एग्जाम्पल क्या है, कोई वेक्टर ए हमने लिया, उसके अंदर जीरो को ऐड करेंगे, जीरो वेक्टर को, तो आंसर कितना आएगा, वेक्टर ए। तो इसका मतलब एडिशन ऑफ जीरो वेक्टर टू सम वेक्टर, तो वेक्टर क्या रहेगा हमारे पास, देन वेक्टर विल रिमेन्स अनचेंज्ड।
सिमिलरली अगर जीरो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी वेक्टर क्या रहेगा, अनचेंज। कितना रहेगा, वेक्टर ए के बराबर ही रहेगा। ये तो थी हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ जीरो वेक्टर। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कि सपोज करो हमारे पास क्या है, कोई नॉन जीरो रियल नंबर। हमने क्या लिया है, कोई नॉन जीरो रियल नंबर लिया। सपोज कर रहे हैं रियल नंबर हमने कितना ले लिया, n। तो सेकेंड प्रॉपर्टी ने हमें क्या बोला, अगर हम किसी नॉन जीरो रियल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे किसी जीरो वेक्टर के साथ, तो वेक्टर की वैल्यू उसकी नॉन जीरो रियल नंबर की वैल्यू मल्टीप्लाई होते ही नेट रिजल्ट किसके बराबर आएगा, जीरो के बराबर आएगा। हमने पढ़ा हुआ है जीरो से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे आंसर विल बी जीरो। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास जीरो वेक्टर के लिए, सपोज करो कि दो नॉन जीरो रियल नंबर हैं, एक तो है n1 दूसरा क्या है n2। अब क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं, सेम होते तो मैं क्या लिखती, या तो दोनों को n1 या क्या लिखती, दोनों को n2। एग्जाम्पल भी ले लो आप, हमारे पास एक नंबर है 1, एक है 3, दोनों बराबर नहीं है हमारे पास। ये तो ऑब्जर्व कर रहे हो ना, 1 3 के इक्विवेलेंट नहीं है। ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट तभी होंगे अगर हम क्या करेंगे, इनको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों नॉन जीरो रियल नंबर एक दूसरे के बराबर। तो थर्ड प्रॉपर्टी ने हमें क्या बोला कि दो नॉन जीरो रियल नंबर्स को अगर जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे देन दे विल बी इक्वल टू ईच अदर। तो ये तो हमने पढ़ा अभी तक कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में जो काफ़ी यूज होंगे आपके आगे चैप्टर के अंदर। अब हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड इट इज लेमीज थ्योरम। लेमीज थ्योरम। लेमीज थ्योरम की पहले स्टेटमेंट लिख देते हैं, फिर आपको एक्सप्लेन करेंगे। क्या बोला इस थ्योरम ने हमारे पास, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम if three forces acting at a point are in equilibrium, then each force is directly proportional to the sine of angle between other two फोर्सेस। तो क्या बोला लेमीज थ्योरम ने हमें, अगर हमारे पास कितने फोर्सेस हैं, नंबर ऑफ फोर्सेस 3, तीनों किसी पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं और सिस्टम हमारा किस में है, इक्विलिब्रियम में है, तो जो फोर्स होगा ईच फोर्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइन ऑफ एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेस। इसके लिए एग्जांपल लेंगे, डायग्राम बना लेते हैं। ये क्या है हमारे पास, कोई पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर हमने ले लिया कि कितने फोर्स लग रहे हैं, 3 फोर्स लग रहे हैं हमारे पास। पहला फोर्स हमने लिया कितना, F1,
दूसरा फोर्स लिया F2 और तीसरा फोर्स क्या लिया F3। किसी सिंगल पॉइंट पे लग रहे हैं तीनों फोर्स, तो जो ईच फोर्स होगा, अब एंगल ले लेते हैं हमारे पास हम F1, ये वाला फोर्स है हमारे पास, और इन दोनों के बीच का एंगल ले लेते हैं कितना अल्फा, ये एंगल ले लेते हैं बीटा, और ये एंगल हम ले लेते हैं कितना गामा। अब लेमीज थ्योरम की स्टेटमेंट ही अप्लाई करेंगे हम, ध्यान से देखेंगे आप लोग। थ्योरम ने हमें क्या बोला, ईच फोर्स, ईच फोर्स का मतलब कितने फोर्स है हमारे पास, देखेंगे सभी 3 फोर्स। तो कौन कौन से, एक तो F1, दूसरा क्या है F2, तीसरा क्या है F3। ईच फोर्स हमने लिख लिया तीनों फोर्स को, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या साइन लगाया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगाया, टू द साइन ऑफ, साइन, तीनों के आगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने लगाया, कौन सा, साइन, साइन ऑफ एंगल बिटवीन द अदर 2 फोर्सेस। तो जो फोर्स F1 है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर 2 फोर्स, कौन है, F2 एंड F3। F2 और F3 के बीच में एंगल कितना है, अल्फा, तो क्या आएगा यहाँ से साइन अल्फा। F2 की वैल्यू जब निकालोगे तो एंगल बिटवीन F3 एंड F1 कितना है, बीटा, क्या आ जाएगा, साइन बीटा। सिमिलरली F3 निकालोगे, F3 जब निकालोगे तो एंगल F1 और F2 के बीच का लेंगे, कितना है, गामा, यह आ जाएगा गामा। अब हमने पढ़ा हुआ है प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हम हमेशा रिप्लेस करते हैं किसी कांस्टेंट से, तो यहाँ से हमने लिख लिया F1 और F1 इज इक्वल टू के साइन अल्फा, और के की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं कितनी, F1 अपॉन साइन अल्फा, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली यहाँ क्या लिखेंगे, F2 इज इक्वल टू के साइन बीटा, यहाँ से भी के की वैल्यू निकालेंगे, कितनी आएगी, F2 अपॉन साइन बीटा, यहाँ से F3 क्या आएगा, इज इक्वल टू के साइन गामा, और k इज इक्वल टू F3 अपॉन साइन गामा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, इसको ले लिया हमने इक्वेशन नंबर 3। अब देखेंगे ध्यान से सभी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से आप लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, तीनों की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, k, तो इसका मतलब तीनों की राइट हैंड साइड क्या होगी, एक दूसरे के बराबर, तो हमें क्या मिलेगा, F1 अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 अपॉन, क्योंकि राइट हैंड साइड बराबर होंगे अब, साइन बीटा इज इक्वल टू F3 अपॉन साइन गामा। तो ये जो रिजल्ट है हमारे पास, डेट इज कॉल्ड लेमीज थ्योरम। लेमीज थ्योरम हमेशा एप्लीकेबल होगी जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगेगा, किसी प्लेन के अंदर फोर्स लगेगा, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है अच्छे से। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, एक बार आप अच्छे से देख लीजिए लेमीज थ्योरम को, इम्पोर्टेंट है हमारे पास। बस आप लोगों को ध्यान क्या रखना है, F1 अपॉन क्या आएगा, साइन ऑफ एंगल बिटवीन F2 F3 इज इक्वल टू F2 अपॉन साइन ऑफ एंगल बिटवीन F1 F3 एंड इक्वल टू F3 अपॉन साइन ऑफ एंगल बिटवीन F1 एंड F2। ये आप लोग याद रखेंगे। वीडियो में लास्ट में हम इसका एक न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे लेमीज थ्योरम से रिलेटेड। तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं क्या है हमारा, रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को अच्छे से समझना है वेक्टर रिजोल्यूशन को भी। काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर भी, और बोर्ड एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये टॉपिक। क्या है हमारा टॉपिक, रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। वेक्टर रिजोल्यूशन का मतलब क्या है पहले तो आप लोग देखेंगे। वेक्टर रिजोल्यूशन का मतलब क्या है हमारे पास,
कि किसी भी सिंगल वेक्टर को स्प्लिट करना, हम क्या कर रहे हैं, किसी एक वेक्टर को स्प्लिट कर रहे हैं, किसके अंदर, कंपोनेंट्स के अंदर, मतलब एक वेक्टर को अलग अलग वेक्टर के अंदर हम स्प्लिट कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग a single vector into different vectors which produces same effect as produced by individual vectors together। तो रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर का मतलब अब देखेंगे आप सब, हमने क्या लिखा है कि किसी भी सिंगल वेक्टर को हम तोड़ेंगे किसके अंदर, एक से ज्यादा वेक्टर में, और जो वेक्टर हम तोड़ेंगे वो अलग अलग जो इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं वो इक्वल है, किसके इक्वल है, जो इफेक्ट कौन प्रोड्यूस कर रहा था, सिंगल वेक्टर प्रोड्यूस कर रहा था। अब देखेंगे सभी, सपोज करो हमारे पास एक क्या है, वेक्टर ए, ये हमें गिवन है वेक्टर बी, और ये क्या है, ट्रायंगल लॉ के अंदर हमने पढ़ा था हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आर। तो रिजल्टेंट हमने क्या पढ़ा था, आर इज इक्वल टू किसके बराबर पढ़ा था, ओ पी क्यू। तो यहाँ से हमने क्या निकाला था, ओ क्यू इज इक्वल टू ओ पी प्लस पी क्यू, ये हमने पढ़ा था। तो क्या आएगा, आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये ऑलरेडी हम पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। तो देखेंगे सभी, हमने क्या किया है, वेक्टर आर को तोड़ा है, सिंगल वेक्टर कौन है हमारा, वेक्टर आर, उसको हमने स्प्लिट किया, दो पार्ट में स्प्लिट किया, वेक्टर ए और वेक्टर बी के अंदर, कि जो वो अलग अलग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे थे एक साथ, वो सिंगल वेक्टर भी अकेला जो है सेम इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। देन ये जो वेक्टर है हमारे पास क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर, और इस तरीके को जिसमें हम एक सिंगल वेक्टर को तोड़ते हैं ज्यादा वेक्टर्स के अंदर, दैट इज कॉल्ड रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। अब ये जो वेक्टर्स हमने तोड़े, अलग अलग वेक्टर्स जो हैं, जितने भी वेक्टर्स में तोड़ेंगे, इन वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, कंपोनेंट वेक्टर्स, जिसके अंदर हमने डिफरेंट वेक्टर्स के, सिंगल वेक्टर को जिन डिफरेंट वेक्टर्स में तोड़ा, वो डिफरेंट वेक्टर्स क्या कहलाते हैं, हमारे कंपोनेंट वेक्टर्स। अब ध्यान से देखेंगे सभी, अगला टॉपिक इसी के ऊपर बेस पढ़ेंगे। अब उन दोनों टॉपिक, रिजोल्यूशन ही पढ़ना है हमें वेक्टर का। तो एक तो हम पढ़ेंगे रिजोल्यूशन किसके अंदर पढ़ेंगे, प्लेन के अंदर, दूसरा हम पढ़ेंगे 3 डायमेंशन के अंदर। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर इन प्लेन। सबसे पहले इसका मतलब पता होना चाहिए, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स किसी वेक्टर के प्लेन के अंदर क्या होते हैं हमारे पास। इसके लिए देखेंगे सभी, सपोज करेंगे हमारे पास क्या है, कोई सिंगल वेक्टर है, सिंगल वेक्टर को हमने तोड़ा, स्प्लिट किया, प्लेन का मतलब दो कोऑर्डिनेट होंगे हमारे पास, सिर्फ एक्स वाई, या क्या होगा वाई जेड, या क्या होगा हमारे पास एक्स जेड।
तो हमने क्या किया, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का मतलब क्या है, हमारे पास किसी भी वेक्टर के किसी सिंगल वेक्टर को जो कहाँ पे लाई कर रहा है, प्लेन में, हमने स्प्लिट किया। ठीक है, स्प्लिट हमने किया दो वेक्टर के अंदर, जैसे वहां पे किया था आर को स्प्लिट हमने किया था, कंपोनेंट वेक्टर क्या थे, ए और बी। तो अगर हम ले रहे हैं कि हमारे पास कोई वेक्टर है प्लेन के अंदर, तो जो उसके दो कंपोनेंट होंगे ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर इन ए प्लेन। देखेंगे सभी ध्यान से इसको कैसे लेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमें प्लेन के अंदर कोई वेक्टर गिवन है, वेक्टर ए, ये मार्कर अच्छे से नहीं चल रहा है, दोबारा बना लेते हैं, वेक्टर ए, ये हमने ले लिया, प्लेन के अंदर लाई कर रहा है ये वेक्टर हमारा। ठीक है, इतना समझ आ गया आपको। अब हमें क्या निकालना है, वेक्टर ए के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स निकालने हैं, मतलब एक्स एक्सिस में कंपोनेंट क्या होगा और वाई एक्सिस में क्या होगा, किसका, ए का। प्लेन हमने क्या ले लिया, एक्स वाई, हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये जो वेक्टर ए है किस प्लेन में लाई कर रहा है, एक्स वाई प्लेन में। ये हमारी अजम्पशन है, आप लोग वाई जेड में ले सकते हैं और जेड एक्स में भी ले सकते हैं। तो कैसे करेंगे हम, यहाँ से जहाँ से वेक्टर स्टार्ट हुआ है, फ्रॉम द टेल ऑफ द वेक्टर, हमने एक लाइन ड्रॉ किया किधर, एक्स एक्सिस में, दूसरी हमने एक लाइन ड्रॉ की किधर, वाई एक्सिस के अंदर लाइन ड्रॉ किया हमने। उसके बाद इस पॉइंट को हमने ले लिया पॉइंट ओ, इस पॉइंट को मान लेते हैं पॉइंट पी। अब देखेंगे सभी क्या दिख रहा है हमें कि जो वेक्टर ए है हमारा लाई कर रहा है किसके अंदर, एक्स वाई प्लेन के अंदर। उसके बाद हमने क्या किया कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला पी से एक्स एक्सिस पे, दूसरा परपेंडिकुलर हमने डाला वाई एक्सिस के अंदर, डाला परपेंडिकुलर, और एज्यूम किया कि जो वेक्टर ए है एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है कितना, थीटा। अब ये परपेंडिकुलर हम डाल रहे हैं तो ये एंगल कितना होगा हमारे पास, 90 डिग्री। ध्यान से देखेंगे सभी, पॉइंट जो P है हमारे पास, ट्रायंगल लॉ से देखेंगे सभी, एक तो क्या है हमारे पास, यहाँ से यहाँ, इसको नाम दे देते हैं हम M। ठीक है, तो फ्रॉम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, फ्रॉम ट्रायंगल लो, ट्रायंगल लो से हमारे पास क्या आएगा, OP इज इक्वल टू, ध्यान से देखेंगे सभी, OP इज इक्वल टू OM प्लस MP। यही तो पढ़ा था हमने कि अगर दो वेक्टर है हमारे पास, रिप्रेजेंट कर रहे हैं ट्रायंगल के दो साइड को, दोनों का ऑर्डर भी क्या है, सेम, then their resultant is represented in magnitude as well as direction by the third side। लेकिन ऑर्डर क्या होगा उसका, अपोजिट, इसीलिए एरो किधर है हमारे पास, ऊपर की तरफ। अब OP कितना है हमारे पास, OP की वैल्यू, वेक्टर A, OM का मतलब क्या है, वेक्टर A की वैल्यू किधर, एक्स एक्सिस में। हमने मान लिया कि वेक्टर A की वैल्यू एक्स एक्सिस में कितनी है, AX, Y में कितनी है, AY। अब ये इसके पैरेलल है तो ये भी कितना होगा हमारे पास, AY होगा। तो वेक्टर A किसके बराबर आएगा हमारे पास, OM, दैट इज AX। कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग, OM का मतलब क्या है, वेक्टर A की वैल्यू x एक्सिस में, तो हमने मान लिया x जो सबस्क्रिप्ट है नीचे वो क्या बता रहा है, वेक्टर है x डायरेक्शन, यही तो बता रहे हैं ना, प्लस MP की वैल्यू कितनी है हमारे पास, AY। अब हमें पता है कि जो डायरेक्शन है किसी भी वेक्टर की वो हमें कौन बताता है, यूनिट वेक्टर बताता है। तो x एक्सिस में हमें पता है यूनिट वेक्टर क्या था हमारा, i कैप, y में यूनिट वेक्टर क्या पढ़ा था हमने, j कैप। तो जो वेक्टर होगा A किसके बराबर आएगा हमारे पास, ये तो क्या था, AX वेक्टर।
अब इसकी डायरेक्शन हमें बतानी हो कि एक्स एक्सिस में तो क्या आ जाएगा ए एक्स इंटू आई कैप। इसका मतलब क्या है कि ए एक्स है वैल्यू किधर है आई एक्सिस में, सॉरी एक्स एक्सिस में कौन रिप्रेजेंट कर रहा है आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। ये आगे हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आगे इतना सभी को। अब अगर हमें निकालना हो मैग्नीट्यूड निकालना हो किसका रिजल्टेंट वेक्टर का, तो मैग्नीट्यूड हमने कितना कैसे निकाला था, इसका स्क्वायर कर देंगे इज इक्वल टू स्क्वायर नहीं ए इज इक्वल टू अंडर रूट आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर क्या आ जाएगा ए एक्स का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर ए वाई स्क्वायर। ये हमने पढ़ा था फॉर्मूला निकालने के लिए, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला निकालने के लिए कि किसी भी वेक्टर का जब हम मोड निकालेंगे मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मॉडुलस लगाएंगे दोनों तरफ इज इक्वल टू अंडर रूट आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ये हमने कर दिया जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ये आगे हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब जो मेन चीज है और जो आपको हमेशा याद रखनी है लाइफ के अंदर वो क्या है हमारे पास, एक तो हमें ए एक्स की वैल्यू चाहिए, दूसरा हमें किसकी वैल्यू चाहिए ए वाई की। तो अब हम क्या लेंगे इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ओ एम पी हमें क्या निकालना है ओ एम तो निकालना है। ओ एम राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर क्या ध्यान से देखेंगे सभी बेस, हाइपोटेन्यूज हमें पता है राइट एंगल ट्रायंगल का, तो हमने पढ़ा हुआ है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ओपी किसके बराबर होता है कॉस थीटा के बराबर। ये तो पढ़ा हुआ है ना सबने, बी बाय एच इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। हमें तो ओ एम निकालना है इज इक्वल टू ओपी कॉस थीटा। अब ये क्या है हमारे पास वेक्टर है ये, तो क्या आ जाएगा ओ एम किसके बराबर है ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। ये आगे हमारे पास ए एक्स की वैल्यू ए कॉस थीटा। सिमिलरली इसी ट्रायंगल के अंदर अब हमें ए वाई निकालना है, तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ए वाई क्या है परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज हमें पता है, तो पीएम परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज ओपी किसके बराबर होता है साइन थीटा। आप लोग 10th में ट्रिग्नोमेट्रिक में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन बातों को। पीएम कितना है हमारा ए वाई इज इक्वल टू ओपी, ओपी कितना है ए साइन थीटा। तो हमारा क्या आ गया ए एक्स की वैल्यू भी आ गई और ए वाई की वैल्यू भी आ चुकी। तो जो यहाँ पे आपको मेन रिजल्ट याद रखना है ना बच्चों, क्या याद रखेंगे आप कि अगर आपको किसी प्लेन के अंदर कोई वेक्टर गिवन है जो थीटा एंगल बना रहे किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के साथ, जरूरी नहीं है कि वो थीटा एक्स के साथ ही बनाएगा। तो ए एक्स देखो आप लोग कितना निकाला है हमने ए कॉस थीटा, ए वाई कितना निकाला है ए साइन थीटा। आपको याद क्या रखना है कि वेक्टर जिस एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाएगा ना वो तो वहां तो क्या आएगा cos थीटा आएगा, वेक्टर को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे cos थीटा से, और जो उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो क्या होगा a sin थीटा। कंडीशन है कि जो वेक्टर है हमारे पास वो किसके बीच में होना चाहिए, दोनों परपेंडिकुलर एक्सिस के बीच में। अब अगर यहाँ होता तो नहीं होता ये हमारे पास। कंडीशन क्या है कि वेक्टर a हमेशा बीच में होगा दो परपेंडिकुलर एक्सिस के, तो जिसके साथ थीटा बनाएगा वो तो आएगा cos थीटा का कंपोनेंट, और जो परपेंडिकुलर होगा इस एक्सिस के एक्स के परपेंडिकुलर कौन है y, तो वो क्या आ गया हमारे पास साइन थीटा। ये याद रखेंगे आप लोग, थीटा के साथ वाला कंपोनेंट cos थीटा और उसका परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा साइन थीटा। इसको हम यूज करेंगे न्यूमेरिकल के अंदर। अब देखेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट निकालने हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर भी हमें, लेकिन जो वेक्टर है अब हमारा प्लेन की बजाय कहाँ पे चला गया है 3 डायमेंशंस के अंदर चला गया। इन 3
डायमेंशन। अब ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा काफी इंपॉर्टेंट है। हमने क्या ले लिया, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट लिया। इजी है काफी, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे सब। ये क्या है हमारे पास, पॉइंट ओ, एक्स, वाई और जेड। अब हम कह रहे हैं कि 3 डायमेंशन में हमारे पास कोई वेक्टर है और उसके कंपोनेंट हमें बताने हैं। तो कैसे बताएंगे, सपोज करो ये क्या है, कोई वेक्टर है हमारे पास, वेक्टर ए। ध्यान से देखेंगे सभी, इसको कैसे करेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे, यहाँ से भी डालेंगे। थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं इसको, वेक्टर ए। अब हमने क्या लिया, हमारे पास एक क्यूबॉइडल अरेंजमेंट हमने लिया। ये हमने क्या ले लिया, कोई भी क्यूबॉइडल अरेंजमेंट। ये जो है हमारे पास क्या है, वेक्टर ए। इसको अलग मार्कर से दिखा लेते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। कंफ्यूज मत होना बच्चों, कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग पूछ सकते हो मैसेज करके। ये आ गया हमारे पास वेक्टर ए। अब हमें क्या निकालने हैं, वेक्टर ए के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स निकालने हैं। इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया पॉइंट पी। ध्यान से देखेंगे, हमने एज्यूम किया वेक्टर ए एक्स एक्सिस के साथ तो एंगल बना रहा है कितना, अल्फा, वाई के साथ एंगल बना रहा है बीटा, और वेक्टर ए जेड के साथ, इसका मतलब ये पूरा एंगल कितना बना रहा है, एंगल गामा। ये आप लोग याद रखेंगे। एज्यूम किया है हमने एंगल ए ने बना, सॉरी वेक्टर ए ने बनाया एंगल अल्फा विद एक्स एक्सिस, बीटा विद वाई एक्सिस एंड गामा विद जेड एक्सिस। थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं इसके अंदर, याद रखेंगे। हमने क्या किया, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किया, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं ओ टी। ठीक है, इस पॉइंट को हमने क्या मान लिया, ओ टी। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं हम पॉइंट एम। अब देखेंगे ध्यान से सभी, क्या आएगा हमारे पास, ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग, फ्रॉम ट्रायंगल लॉ। ध्यान से देखेंगे आप लोग, एक्स एक्सिस में जो वेक्टर ए का कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, ए एक्स। वाई एक्सिस में कंपोनेंट क्या होगा, ए वाई। और z एक्सिस में कंपोनेंट क्या होगा, ए जेड। हमें निकालना है वेक्टर ए के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स निकालने हैं तीनों कोऑर्डिनेट में। कैसे लिखेंगे इसको देखेंगे सभी, फ्रॉम ट्रायंगल लो देखेंगे सभी आप लोग, ओ पी। ओ पी वेक्टर किसके बराबर आएगा, ओ एम प्लस एम पी के बराबर। देखो एक बार आप लोग सभी डायग्राम को अच्छे से, ट्रायंगल लो हमने लगाया है, सिर्फ कौन सी ट्रायंगल ली है, ओ एम पी। इन दोनों साइड का, क्योंकि ये दो वेक्टर हैं जो दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ट्रायंगल की, तो जो रिजल्टेंट होगा वो कौन बताएगा, थर्ड साइड टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद हम लेते हैं हमारा पैरेललोग्राम, ये नीचे वाला पैरेललोग्राम, इसको नाम दे देते हैं ओ एन क्यू। ये पॉइंट टी दे रखा है इसको, तो ओ एन टी, इसको भी हमने दे रखा है पॉइंट एम, इसको दे देते हैं क्यू। अब देखेंगे सभी इस पैरेललोग्राम के अंदर हमारे पास जो ये पैरेललोग्राम है, इसके अंदर हमारे पास क्या आएगा, पैरेललोग्राम के अंदर हमने पढ़ा हुआ है अगर दो वेक्टर
किसी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये देखो, ये एक तो ये साइड, एक ये साइड, तो जो रिजल्टेंट होगा वो कौन बताएगा? डायगोनल। तो क्या आएगा हमारे पास नेक्स्ट? फ्रॉम पैरेललोग्राम लो रिजल्टेंट कौन है? डायगोनल। डायगोनल कौन है हमारा? डायगोनल ओ टी किसके बराबर होगा? ओ एम प्लस ओ एन के बराबर होगा। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास। ध्यान से देखेंगे इसको सभी। हमने क्या लगाया है यहाँ पे? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये जो साइड है हमारे पास डायगोनल किसके बराबर आएगा? सम ऑफ द टू, दैट इज ओ एम प्लस ओ एन के बराबर आएगा। अब कैसे यूज करेंगे हम इस इक्वेशन को, देखेंगे आप लोग क्या क्या गिवन है हमें और कैसे हम यूज कर सकते हैं। ध्यान से देखेंगे आप लोग एक बार कि हमारे पास क्या है, ये और ये साइड क्या है? दोनों एक दूसरे के पैरेलल। हमें पता है कि ये एंगल बना रहा है x के साथ अल्फा, y के साथ कितना बना रहा है? बीटा, और z के साथ एंगल कितना बना रहा है? गामा। तो ध्यान से देखेंगे इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हमने अभी पढ़ा था थीटा के साथ वाला कंपोनेंट क्या होगा? हमेशा cos थीटा। तो वेक्टर ए अल्फा बना रहे हैं x के साथ, तो ax किसके बराबर होगा? a cos अल्फा के बराबर। ये क्या है हमारा? a y। ध्यान से देखेंगे वेक्टर ए y के साथ एंगल बना रहा है बीटा, तो ये क्या होगा? a cos बीटा। ऐसे ही az किसके बराबर होगा? वेक्टर a बना रहा है z के साथ गामा, तो a cos गामा। तो यहाँ से हमने क्या क्या निकाला है हमारे पास कि ax इज इक्वल टू a cos अल्फा, ay इज इक्वल टू a cos बीटा एंड az इज इक्वल टू a cos गामा। समझ आ गया होगा आप लोग। देखेंगे एक बार फिर से हमने क्या किया है। पहले तो हमने क्या लगाया? ट्रायंगल लो। ट्रायंगल लो हमने क्या बोला कि ओ एम प्लस एन पी इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? हमारे पास ओपी के बराबर होगा। दूसरा, इस पैरेललोग्राम लो के अंदर हमने क्या लगाया है कि ये जो दो वेक्टर्स हैं पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड, हमने पढ़ा था ना पैरेललोग्राम के अंदर कि पैरेललोग्राम की अगर दो एडजेसेंट साइड किन्हीं दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? देखेंगे आप लोग ओ एम की वैल्यू प्लस ओ एन की वैल्यू किसके बराबर आएगी? डायगोनल के बराबर। ये हमें रिजल्टेंट फाइंड आउट करना था ओ टी की वैल्यू। अब हमने क्या निकाल लिया? एक तो ओपी की वैल्यू निकाल ली, दूसरा हमने किसकी वैल्यू निकाल ली? यहाँ से ओ टी की वैल्यू निकाल ली। अब देखेंगे आप सब लोग ओपी की वैल्यू किसके बराबर है? हमारे पास वेक्टर ए के बराबर है ओ एम। ओ एम किसके बराबर है हमारे पास? ए एक्स प्लस ये जो है हमारे पास एम पी किसके पैरेलल है? इसके पैरेलल है, तो इसकी जगह हम क्या रखवा सकते हैं? ए वाई रखवा सकते हैं। प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास? सॉरी, अब सेकेंड इक्वेशन को देखेंगे ओटी। ओटी के अंदर ओ एम कितना है? ए कॉस ए एक्स, और ये कितना है हमारे पास? ओ एन इज इक्वल टू ए जेड। तो क्या आ जाएगा? ओटी किसको? ओटी की वैल्यू हमें नहीं पता, इज इक्वल टू ओ एम कितना है हमारा? देखेंगे आप लोग बोलेंगे ए एक्स प्लस ओ एन इज इक्वल टू ए जेड। लेकिन हमें तो क्या निकालना है? टोटल रिजल्टेंट निकालना है भाई। कैसे निकालेंगे देखेंगे सभी आप लोग। यहाँ से बात नहीं बनेगी हमारी। ये जो हमने किया है क्या न चाहिए हमें? तो ए चाहिए इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स चाहिए। किस किस की फॉर्म में चाहिए? ए एक्स की फॉर्म में चाहिए, दूसरा ए वाई की फॉर्म में चाहिए, तीसरा क्या चाहिए? तीसरा कंपोनेंट क्या है हमारा? ए जेड। तो आप लोग एक बार फिगर को फिर से देखेंगे सभी बच्चों ध्यान से। हमने क्या किया था? कोई वेक्टर हमें गिवन था, उसको हमने क्या किया था? एंगल एज्यूम किए थे अल्फा बीटा गामा।
ट्रायंगल लॉ से हमने किया तो क्या आया हमारे पास OM प्लस MP इज इक्वल टू किसके बराबर आया, OP के बराबर आएगा। लेकिन अब कैसे करेंगे इसको हम आगे, कि हमने ये जो नीचे पैरेललोग्राम लिया उसके बाद पैरेललोग्राम के अंदर देखो हमने क्या लगाया, पैरेललोग्राम लॉ लगाया। पैरेललोग्राम लॉ जो हम लगा रहे हैं, इस पैरेललोग्राम लॉ के अंदर क्या याद रखेंगे हम सब लोग, एक चीज आपको यहाँ से करेक्ट करनी पड़ेगी कि ये जो हमने किया है ट्रायंगल लॉ से, ट्रायंगल हमने कौन सी ले ली, OMP ले ली ना, लेकिन ये तो क्या है पॉइंट ऊपर है हमारे पास, तो देखेंगे सभी हमें ट्रायंगल ये लेनी होगी बच्चों OTP। ट्रायंगल लॉ से कौन सी ट्रायंगल ले रहे हैं, ट्रायंगल OTP। अब देखेंगे आप लोग सभी OT प्लस TP, OT प्लस TP किसके बराबर आएगा हमारे पास, OP के बराबर आएगा। अब देखेंगे सभी ये ट्रायंगल लेनी थी क्योंकि ये वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर। कैसे करेंगे आप लोग, अब इसके बाद देखेंगे क्या आएगा हमारे पास, OT की वैल्यू सेकंड से पुट करेंगे फर्स्ट में, तो OP किसके बराबर आएगा, OT की रख देते हैं OM प्लस ON प्लस TP। अब क्या आएगा, OP किसके बराबर है, A के बराबर, OM किसके बराबर है आप लोग ध्यान से देखेंगे, OM ये था हमारे पास पॉइंट M डेट इज AX के बराबर प्लस ON AZ के बराबर प्लस TP AY के बराबर। तो वेक्टर A को अगर हमें यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखना हो तो क्या आ जाएगा, वेक्टर A इज इक्वल टू AX I कैप प्लस AY J कैप प्लस AZ K कैप, ये आ जाएगा यूनिट वेक्टर के फॉर्म में, क्योंकि हमें पता है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में यूनिट वेक्टर्स क्या हैं हमारे, आई कैप, जे कैप एंड के कैप। अब बात आती है हमें AX, AY और AZ की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, यहाँ से अगर मॉडुलस की बात करेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर डेट इज AX स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर AY स्क्वायर प्लस के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर AZ स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास मैग्नीट्यूड। इसको हम लेंगे इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, AX की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, AY की AZ की यहाँ पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, A इज इक्वल टू अंडर रूट AX की वैल्यू है A cos अल्फा, स्क्वायर करोगे A स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस A स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा प्लस A स्क्वायर cos स्क्वायर गामा। और क्या कर सकते हैं हम, अगर दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से अंडर रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, A स्क्वायर। अब ध्यान से देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में हमारे पास A स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो क्या आ गया, 1 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। ये आगे हमारे पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो आप लोग याद रखेंगे, अगर डायरेक्शनल कोसाइंस हमें दे रखे हैं, अगर अल्फा बीटा गामा दे रखे हैं तो डायरेक्ट हम इस रिलेशन का यूज करेंगे। और साइन की फॉर्म में अगर करना हो यहीं से तो कैसे करेंगे, 1 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हमने पढ़ा हुआ है। तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और थीटा हमारा कितना है, अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। सॉल्व करेंगे क्या आएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू इसके बराबर 1 माइनस 3 डेट इज 2। यह आ गया हमारे पास साइन एंगल के फॉर्म में रिलेशन, डेट इज साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2। कोसाइन की फॉर्म में याद करना हो तो ये वाला रिजल्ट याद रखेंगे। तो ये हमने क्या पढ़ा है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा 3 डायमेंशन के अंदर।
अब इसका हम क्या करते हैं, जो रिजोल्यूशन हमने किया है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में, किसका, वेक्टर का, प्लेन के अंदर किया है और किसके अंदर, 3 डायमेंशन के अंदर। इसकी एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, एप्लीकेशन ऑफ resolution of वेक्टर्स। वेक्टर रिजोल्यूशन की एप्लीकेशंस, हम फर्स्ट एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं वॉकिंग। वॉकिंग के अंदर कैसे वेक्टर रिजोल्यूशन करेंगे, आप लोग ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा एप्लीकेशन को। ये क्या है, सपोज करो हमारे पास ग्राउंड, और ये जब हम चलते हैं तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे फुट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब देखेंगे जब हम वॉक करते हैं ग्राउंड के ऊपर तो हम क्या करते हैं, ग्राउंड को पुश करते हैं पीछे की तरफ। कैसे, हम अपने पैर से क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। तो हमने क्या किया, ग्राउंड के ऊपर फोर्स लगाया बैकवर्ड डायरेक्शन में। सपोज करो ये कितना है हमारे पास, फोर्स F। ग्राउंड के साथ कितना एंगल बनाया हमने, जो फोर्स लगाया एंगल थीटा। अब आप छोटी क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट भी हमारे ऊपर सेम फोर्स लगाएगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा। तो ये जो फोर्स है इसके अपोजिट में, ये हमने क्या किया, एक्शन, फोर्स क्या, एक्शन। तो रिएक्शन जो होगी वो किधर होगी, अपोजिट डायरेक्शन में। हमने ले ली रिएक्शन R। अब ये एंगल थीटा, तो ये भी कितना होगा हमारे पास, एंगल थीटा। अब क्या करेंगे आप लोग, वेक्टर R को, ये जो रिएक्शन R है इसको रिजॉल्व करेंगे दो कंपोनेंट में। हमने अभी पढ़ा था कि थीटा के साथ वाला कंपोनेंट क्या होता है बच्चों, R cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है हमारे पास, R sin थीटा। अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो वेट कितना होगा हमारा, mg। हमें पता है ऑब्जेक्ट का वेट हमेशा किधर लगता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, टूवर्ड्स द अर्थ। तो क्या आएगा हमारे पास, ये जो R sin थीटा होगा ना, ये तो बैलेंस करेगा किसको, हमारे वेट को। जो हम वॉकिंग कर पाते हैं वो किस कंपोनेंट की वजह से, ये जो R cos थीटा है ये कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी वॉकिंग के लिए। लेकिन तब हम तभी आगे बढ़ पाएंगे क्योंकि हमें पता है कि ग्राउंड हम पे क्या लगाएगा, अपोजिंग फोर्स विच आर नॉन एज फ्रिक्शनल फोर्सेस। तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्सेस है अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे। तो हम आगे कब बढ़ेंगे, अगर हमारा जो R cos थीटा है वो क्या होगा, बहुत बड़ा होगा, किससे, फ्रिक्शनल फोर्सेस से ज्यादा होगा। दूसरा है हमारा लॉन रोलर। दो केस है, एक तो हम रोलर को क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, दूसरा पुल कर रहे हैं। पुश करेंगे तो फोर्स अंदर लगेगा, पुल करेंगे तो फोर्स बाहर लगेगा। हमें बताना है किस केस में इजी होगा। तो हमने दोनों केस लिए, ये क्या ले लिया, रोलर। सपोज करो ये कौन सा केस है, पुशिंग वाला केस है, और ये कौन सा है, पुलिंग। ध्यान से देखेंगे आप लोग, पुश कर रहे हैं मतलब हम इसको अंदर की तरफ, पुशिंग फोर्स लगता है हमेशा इनवर्ट डायरेक्शन में। तो इसका मतलब पुश हमने किया ऑब्जेक्ट को तो कोई फोर्स तो हमने जरूर लगाया होगा। पुश किया है तो फोर्स हमने माना कितना लगाया है, F फोर्स लगाया। अब हम सपोज कर रहे हैं कि ये जो फोर्स है ग्राउंड के साथ, ये ग्राउंड था तो ये लाइन जो है ग्राउंड के पैरेलल है हमारे पास। हमने सपोज किया जो फोर्स है इसने ग्राउंड के साथ एंगल बनाया, कितना एंगल बनाया हमारे पास, एंगल थीटा एंगल बनाया।
अब ये एंगल थीटा, तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा हमारे पास। तो इसको रिजॉल्व करेंगे हम दो कंपोनेंट के अंदर। थीटा के साथ वाला कंपोनेंट तो क्या होगा, एफ कॉस थीटा। इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, एफ साइन थीटा। ये है हमारे पास। दूसरा केस क्या है हमारे पास कि मैं इसको पुल कर रही हूँ तो फोर्स लगा रही हूँ बाहर की तरफ। क्या आएगा हमारे पास, ग्राउंड के साथ सपोज करो कितना एंगल बनाया रोलर ने, थीटा। ये कंपोनेंट क्या होगा, एफ कॉस थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, एफ साइन थीटा हमारे पास। अब देखेंगे सभी, वेट हमें पता है ऑब्जेक्ट का किधर होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इस केस में भी किधर होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। देखेंगे ध्यान से सभी। तो जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है दोनों केस के अंदर कितना लग रहा है, एक्स एक्सिस में। तो फर्स्ट केस के अंदर हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना है, एफ कॉस थीटा। सेकेंड केस में भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक ही फोर्स लग रहा है, कौन सा, कॉस थीटा। लेकिन अब बात करेंगे किसकी, वर्टिकल फोर्स की। वर्टिकल फोर्स देखेंगे दोनों केस में कितना आएगा हमारे पास, वर्टिकल फोर्स कितना आएगा। इस केस में तो हमारे पास क्या आएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या हो जाएंगे, एड mg प्लस एफ साइन थीटा। ये क्या है हमारे पास, दोनों अपोजिट में। इसका मतलब वेट ज्यादा है किससे, फोर्स से। क्या आएगा, mg माइनस एफ साइन थीटा। तो कौन सा फोर्स, हॉरिजॉन्टल फोर्स तो दोनों का बराबर है, लेकिन वर्टिकल फोर्स किसका ज्यादा है हमारे पास। वर्टिकल फोर्स ज्यादा आया किस केस में, जब हमने पुश किया किसको, रोलर को। कम आया किस में, जब हमने क्या किया, पुल किया। तो वर्टिकल फोर्स हमें पुल करने के लिए क्योंकि कम लगाना पड़ रहा है, इसीलिए किसी भी लॉन रोलर को पुल करना इजी है एज कंपेयर टू पुश करना, क्योंकि पुश के अंदर नेट इफेक्टिव वर्टिकल फोर्स क्या है हमारे पास, ज़्यादा है। तो ये आप ध्यान से देखेंगे ये टॉपिक। ये हमने क्या पढ़ा है, एप्लीकेशन पढ़ा है। अब एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं बेस्ड ऑन लेमिस थ्योरम। सेम क्वेश्चन को ही हम लेमिस से करेंगे और उसी क्वेश्चन को करेंगे बाय वेक्टर रिजोल्यूशन। क्वेश्चन है हमारे पास, देखेंगे आप लोग समझ लीजिए कि कोई मास है हमारे पास, हमने किसी स्ट्रिंग से उसको सस्पेंड किया हुआ है। मास हमें कितना दे रखा है ऑब्जेक्ट का, 0.03 kg। तो कोई ऑब्जेक्ट है जिसको हमने किसी स्ट्रिंग से सस्पेंड किया हुआ है, वर्टिकली 0.03 kg का मास है। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है कि फाइंड द हॉरिजॉन्टल फोर्स। हॉरिजॉन्टल फोर्स का मतलब क्या है कि हॉरिजॉन्टल मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम कितना फोर्स लगाएं कि जो हमारे पास स्ट्रिंग है, क्योंकि मास स्ट्रिंग से हमने टाई अप कर रखा है, कि जो मास है वो स्ट्रिंग के साथ या स्ट्रिंग जो है वर्टिकल डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बनाए, थीटा। तो हमें फोर्स फाइंड आउट करना है। अब हॉरिजॉन्टल फोर्स देखोगे आप, जब मैं बॉब को यहाँ से यहाँ लेकर जाऊंगी, फोर्स ही तो लगाना पड़ेगा ना। सपोज करो जब यहाँ पे आ गया हमारा मास, तो एंगल बन रहा है कितना, 30 डिग्री वर्टिकल डायरेक्शन के साथ, इस डायरेक्शन के साथ। हमें बताना है कि कितना फोर्स लगा। अब मैंने मास को पुश किया है, सॉरी पुल किया है उस डायरेक्शन में, क्योंकि मैं इसको इस डायरेक्शन में लेकर जा रही हूँ, तो फोर्स लगाया हमने F इस डायरेक्शन में। अब मास कहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर आ चुका है। तो मास क्या करेगा, मास की वजह से एक फोर्स लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज कॉल्ड वेट। कितना फोर्स लगेगा, mg लगेगा हमारे पास। अब जब हम इसको करेंगे, पुश करेंगे या पुल करेंगे, फॉरवर्ड फोर्स लगाएंगे बॉब के ऊपर,
तो क्या होगा, स्ट्रिंग जहां से बंधी हुई है हमारे पास किसी पॉइंट से, सपोज करो इसको नाम दे दो O, तो इस स्ट्रिंग के अंदर भी क्या प्रोड्यूस होगी, एक फोर्स प्रोड्यूस होगा। उस फोर्स को अंदर, जो स्ट्रिंग के अंदर फोर्स लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, टेंशन बोलते हैं। तो टेंशन लगेगी किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वो हमने बांध रखी है। टेंशन का सिंबल होता है हमारे पास T। अब कंस्ट्रक्शन करेंगे हम, सबसे पहले इस क्वेश्चन को करेंगे लेमीज थ्योरम से, फिर इसी क्वेश्चन को करेंगे बाय यूजिंग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। याद रखेंगे हमारे पास जो रिजोल्यूशन है हमेशा किसी वेक्टर क्वांटिटी का ही होगा, स्केलर का नहीं होगा। हमने वर्टिकल लाइन के पैरेलल यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की, ये एंगल थीटा, तो ये भी कितना है हमारा थीटा। अब लेमी थ्योरम क्या थी आप याद करेंगे सभी, F1 अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू F3 अपॉन साइन गामा। यही तो पढ़ी थी ना हमारे पास। अब तीन फोर्स है हमारे पास, कौन कौन से, एक तो F, दूसरा कौन है mg, तीसरा कौन है टेंशन T। तीन वेक्टर क्वांटिटी है, इनके हमें एंगल पता करने हैं, साइन एंगल हमें नहीं पता, साइन एंगल निकालना है, साइन ये एंगल भी हमें पता करना है। देखेंगे ध्यान से सभी, क्या करेंगे हम, F जब हमें चाहिए तो F अपॉन साइन ऑफ एंगल बिटवीन mg और T, यही तो था ना F2 और F3 के बीच का एंगल। तो mg और T के बीच में, mg ये है हमारे पास, T ये है, इसके बीच का एंगल तो हमें नहीं पता। कंस्ट्रक्शन करेंगे यहाँ से भी इस डायरेक्शन में, ध्यान से देखेंगे ये पूरा एंगल कितना 90, ये पूरा भी कितना 90, 90 माइनस 30 ये हमारा कितना आ गया एंगल 60 डिग्री। तो अब ध्यान से देखेंगे हमारे पास F अपॉन साइन ऑफ एंगल बिटवीन mg और T के बीच का एंगल लेंगे। mg ये है हमारे पास, T ये, इन दोनों के बीच का एंगल 90 जमा 60 कितना आ गया 90 जमा 60 इज इक्वल टू mg अपॉन, अब किसके बीच का एंगल लेंगे, F और T के बीच का, F और T के बीच का एंगल, ये कितना है 30, ये कितना है 90, टोटल कितना हो गया 120, 90 प्लस 30 इज इक्वल टू T अपॉन, T जब लेंगे तो एंगल लेंगे F और mg के बीच का, ये एंगल कितना है 90 डिग्री, ये आ गया साइन 90 डिग्री। हमें निकालना है कि कितना फोर्स हम लगाएं कि वर्टिकल के साथ 30 डिग्री एंगल बने। तो कैसे करेंगे, देखो टेंशन हमें नहीं पता तो हम सिर्फ कौन सी इक्वेशन को यूज करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को यूज करेंगे। क्या आएगा F अपॉन साइन 150 इज इक्वल टू mg अपॉन साइन 120। अब आप लोगों को यहाँ पे एक चीज याद रखनी पड़ेगी, वो हम अपनी जीरो चैप्टर के अंदर मैथमेटिकल टूल्स के अंदर इस यूनिट के बाद डिस्कस भी करेंगे। अगर आपको गिवन है साइन 90 प्लस थीटा देन इट इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा, इसको आप याद रखेंगे अभी के लिए। तो देखेंगे क्या आएगा F अपॉन साइन 150 की वैल्यू क्योंकि हमें नहीं पता तो क्या लिखेंगे 90 प्लस 60 फिर से इज इक्वल टू mg अपॉन साइन 90 प्लस 30, ये आ गया ना हमारे पास। F अपॉन साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कितना है 60 इज इक्वल टू mg अपॉन साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा कितना है 30। कितना आएगा, हमें तो क्या निकालना है यहाँ से F, तो F किसके बराबर आएगा यहाँ से, F इज इक्वल टू mg cos 60 डिवाइडेड बाय cos 30। अब cos 60 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 1/2, cos 30 की वैल्यू होती है बच्चों √3/2। जब यहाँ पे पुट करोगे क्या आएगा F इज इक्वल टू, क्वेश्चन के अंदर अगर आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दे रखा है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं टेकिंग g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
अगर नहीं मेंशन है ये चीज़ तो आप लोग लेंगे 9.8। हम इजियर कैलकुलेशन के लिए इसको कितना ले रहे हैं यहाँ पे 10। क्या आएगा f इज इक्वल टू m कितना है 0.03 इंटू G10 cos 60 1/2 cos 30 √3/2। 2 से 2 कैंसिल आउट। f इज इक्वल टू 3/100 इंटू 10/√3 कितना आ गया हमारे पास 0.1732। फोर्स हमने निकाला है, फोर्स की यूनिट क्या आ जाएगी हमारे पास न्यूटन। तो ये तो हमने सॉल्व किया क्वेश्चन को कैसे, बाय यूजिंग लेमीज थ्योरम। आप एक तो इस तरीके से कर सकती हैं, दूसरा काफ़ी इजी तरीका क्या है हमारे पास वेक्टर रिजोल्यूशन का, आप चाहे तो उससे भी कर सकते हैं। अब हम करने जा रहे हैं दूसरे तरीके से, जिसमें हमें इन एंगल्स की जरूरत नहीं पड़ती। जो क्वेश्चन हमें गिवन था हमने एज इट इज उतार दिया। फिर से वही, क्या गिवन था हमें कि हमारे पास कोई मास है 0.03 kg सस्पेंड किया हुआ है किसी वर्टिकल स्ट्रिंग से, कितना हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाएं कि जो हमारे पास क्या है मास वो कितना एंगल बनाए स्ट्रिंग थीटा वर्टिकल के साथ 30 डिग्री बनाए। अब वेक्टर रिजोल्यूशन हम करना चाह रहे हैं, ये एंगल 30 है, 30 ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब एक बात याद रखेंगे, रिजोल्यूशन के अंदर हमने पढ़ा था कि जिसके साथ एंगल बनेगा थीटा के साथ का कंपोनेंट क्या होगा cos थीटा। अब आप जरा ध्यान से देखेंगे, टेंशन यहाँ पे बना रहे 30 डिग्री, तो थीटा के साथ क्या कंपोनेंट होगा t cos थीटा। थीटा कितना है 30 डिग्री। इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट, इसका परपेंडिकुलर कौन होगा हमारे पास, ये होगा t sin 30। जो वेक्टर होगा वो हमेशा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बीच में होगा। अब हमें कहा हुआ है कि जो ऑब्जेक्ट है सिस्टम है कितना फोर्स लगाए कि यहाँ पे आके स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहे। तो देखेंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट तभी रहेगा अगर इसके ऊपर नेट फोर्स क्या लगेगा इक्वल एंड अपोजिट। तो ये जो मास है यहाँ पे स्ट्रिंग से बंधा हुआ मेकिंग एंगल 30 डिग्री विद द वर्टिकल, ये बराबर यहीं पे रहेगा स्टेबल। कब, जब ये इसके बराबर होगा। t cos 30 किसके बराबर होगा mg के बराबर होगा। अगर ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट है तो यहाँ पे इनकी वजह से कोई फोर्स नहीं लगेगा। दूसरा कौन से फोर्स लग रहे हैं ये दोनों, अगर ये भी इक्वल एंड अपोजिट होंगे तो भी इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। क्या आएगा t sin 30 इज इक्वल टू f। ये आ गया हमारे पास, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमें किस में रखना है स्टेबल इक्विलिब्रियम में, तो ये भी बराबर होंगे ये भी क्या होंगे बराबर, तभी यहाँ पे क्या होगा नेट फोर्स नहीं लगेगा, ऑब्जेक्ट विल बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये आगे फर्स्ट, ये आगे इक्वेशन नंबर 2। हम डिवाइड कर लेते हैं 2 को 1 से। क्यों कर रहे हैं डिवाइड, क्योंकि टेंशन हमें नहीं पता स्क्रीन के अंदर कितनी है। डिवाइड जब करेंगे t से t कैंसिल आउट, sin 30 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 30 डिग्री इज इक्वल टू mg बाय f। कितना आ गया यहाँ से देखेंगे आप लोग, टेंजेंट 30 इज इक्वल टू mg बाय f और f इज इक्वल टू mg अपॉन टेंजेंट 30। m कितना है 0.03, g को 10 लेंगे। टेंजेंट 30 आप लोगों को पता होना चाहिए, हमारे पास टेंजेंट 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा सेम ही आएगा। क्या किया एक बार आप फिर से देख लीजिए, t cos थीटा इज इक्वल टू mg एंड t sin थीटा इज इक्वल टू f। डिवाइड जब हमने किया 2 को 1 से, ये mg अपॉन f नहीं आएगा, 2 को 1 से कर रहे हैं तो देखेंगे क्या आएगा f अपॉन mg आएगा बच्चों, f अपॉन mg। हमें तो f निकालना है, तो f यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास, f इज इक्वल टू mg टेंजेंट 30 0.03 इंटू 10 इंटू 10 30 इज इक्वल टू 1/√3।
आंसर फिर से वही आएगा जो हमने उस मेथड से करने पे निकाला था। तो चाहे तो आप लेमीज थ्योरम लगाएं, चाहे आप वेक्टर रिजोल्यूशन लगाएं, रिजल्ट आपका सेम रहेगा। आज के लिए इतना ही डिस्कस करेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, आप इनकी टॉपिक्स को ध्यान रखेंगे, वेक्टर रिजोल्यूशन के बारे में वीडियो अच्छे से देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।